हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैचेस थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जैसे एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, एस्टन विला वर्सेस चेल्सी, आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम। तो ये सारे मैचेस को लेके बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई नो कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है और इंडिया पाकिस्तान का भी मैच चल रहा है, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम वाला गेम को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सीजन में कभी कभार ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसे गेम का सामना करना पड़ता है जो गेम के बाद आपका जो होप है वो इंटायरली डाई डाउन हो जाता है, या फिर वो होप जो है एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। टीम के ड्रेसिंग रूम की जो मोरल होता है, जो कॉन्फिडेंस होते हैं प्लेयर की, ये सारा कुछ ये मैच के बाद डाउन हो जाता है या फिर खत्म होने लगता है। और ऐसा ही कुछ मैच था कल का जो मैच हुआ बिटवीन आर्सेनल एंड वेस्ट हैम। तो ये मैच शुरू होने से पहले आर्सेनल के पास एक मौका था कि लिवरपूल के साथ जो पॉइंट गैप है उसको थोड़ा कम करने का, लेकिन ये मैच में दे फेल्ड मिजरेबली। और इसके लिए एट द एंड मुझे मालूम है कि बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, लेकिन आपको आर्सेनल की जो पुअर ट्रांसफर स्ट्रेटेजीज रहा है रिसेंट टाइम में, उसको आपको रिस्पॉन्सिबल कहना होगा। क्योंकि भले ही मिकेल आर्टेटा का ये 5th सीजन है आर्सेनल में, और उसी के साथ उनको मालूम है कि जब टीम में साका या ओडेगार्ड या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेयर जब टीम से मिसिंग होते हैं ड्यू टू इंजरी, उस वक्त आपका टीम का जो गेम है, जो परफॉर्मेंसेस है, वो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे की ओर जाने लगते हैं। और उसी के साथ काई हैवर्ट्ज अभी टीम में नहीं है ड्यू टू इंजरी, लेकिन फिर भी काई हैवर्ट्ज कोई प्रोलिफिक नंबर 9 स्ट्राइकर नहीं है गोइंग अप फ्रंट। तो इसीलिए आर्सेनल को पता ही था कि उनको एक स्ट्राइकर की सक्सेसर जरूरत है। नोइंग ऑल दिस फैक्ट into your 5th season, how can they not sign any players in the transfer markets as a backup to their main players? एक प्लेयर कम हो जाता है तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है, और वही चीज कल के मैच में भी फिर से हम लोग को देखने को मिला। दो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि आर्सेनल के लिए होम मैच था। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्सेनल शुड विन दिस मैच, क्योंकि भले ही आर्सेनल के पास अप फ्रंट काई हैवर्ट्ज ना हो, कोई प्रोलिफिक गोल स्कोरर तो वैसे ही उनके पास नहीं था, तो मिकेल मोरिनो या फिर ट्रोसार्ड जो भी ऊपर में खेलेंगे उससे एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्सेनल का जो सिस्टम है वो ठीक है और उनके साथ उनका जो डिफेंस है वो भी बढ़िया ही खेल रहे हैं इस सीजन में। तो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैच से आर्सेनल 3 पॉइंट ला पाएंगे और लिवरपूल के साथ जो अपना गैप है उसको कम कर पाएंगे। लेकिन इट वॉज ट्रूली सरप्राइजिंग कि जब आर्सेनल एक गोल कंसीड कर लेते हैं उसके बाद भी आर्सेनल से हम लोग को ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। मतलब कभी देख के लगा ही नहीं कि आर्सेनल ये मैच में 2 गोल मार के ये मैच जीत सकते। मतलब लग रहा था बीच बीच में कि शायद 1 गोल मार दे और ये मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन कभी ऐसा लगा ही नहीं आर्सेनल ये मैच से एकदम ही 3 पॉइंट लेके चले जाएंगे। तो आर्सेनल वे दैट बैड इन दिस गेम इन होम मैच अगेंस्ट वेस्ट हैम, और ये चीज एकदम ही एक्सेप्टेबल नहीं है गोइंग इनटू योर 5th सीजन। और इसीलिए आपको मैनेजर एंड जो टीम मैनेजमेंट है उनको ही रिस्पॉन्सिबल मानना होगा, क्योंकि अगर ट्रांसफर मार्केट में वो लोग सही तरीके से एक्ट करते और उनके पास एक बैकअप प्लेयर होता जिनको वो रोटेशन में खिला सकते थे, और ऐसे सिचुएशन जहां पे आपके पास एक साका जैसे प्लेयर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप वो रोटेशनल वाला प्लेयर्स को खिला सकते हैं और मैच से 3 पॉइंट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। कल वाला मैच के बाद मेरे ख्याल से आर्सेनल का जो टाइटल होप्स है वो ऑलरेडी डाउन द ड्रेन चला गया है, और इसी के साथ मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स के वो मेंटालिटी में भी वो चीज हिट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो इसीलिए ये होम मैच हारने के बाद इट इज रियली रियली लुकिंग टफ फॉर आर्सेनल। और उसी के साथ चैंपियंस लीग में भी अगर वो लोग अपना मैच जीतते हैं और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड अगर एथलेटिको मैड्रिड को हरा देते हैं तो रियल मैड्रिड को भी सामना करना होगा। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर आर्सेनल राइट नाउ। और उसी के साथ लिवरपूल भी जब पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, जो कि मैं कहा था कि इस सीजन में दोनों ही टीम जो टाइटल रेस में है दोनों ही टीम पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, तो इसीलिए लिवरपूल के ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेशर अभी ऑफ हो चुका है कि वो लोग एस्टन विला के साथ जो मैच ड्रॉ किए थे उसके बाद सोच रहे थे कि आर्सेनल के पास एक मौका है पॉइंट गैप को कम करने का, लेकिन आर्सेनल ने वो मौका गवा दिया है फिर से। तो इसके बाद आर्सेनल के फैंस को यही होप करना होगा कि लिवरपूल एकदम से बहुत सारे मैचेस में पॉइंट
पॉइंट ड्रॉप करे और दूसरी तरफ आर्सेनल वो सारे मैचेस में मैच जीत के 3 पॉइंट लाए। तो दोनों ही सिचुएशन की ऑकर करना थोड़ा अनरियलिस्टिक तो लग रहा है इन दिस मोमेंट ऑफ टाइम, लेकिन फुटबॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है और इस मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, क्या आर्सेनल सच में अभी भी टाइटल रेस में है या फिर इट इज ऑल अबाउट लिवरपूल नाउ? आपको क्या लगता है ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड जो मैच था उसको लेके। तो देखिए ये एक ऐसा मैच था जहां पे इट वाज अ स्टोरी ऑफ टू हाफ्स। पहले हाफ में वी वर पैथेटिक, वी वर पुअर, वी वर अनएबल टू डिफेंड एनीथिंग और उसी के साथ एरियल बॉल्स को डिफेंड करने में हम लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा था। एक्चुअली हैरी मैगवायर जो 2 गोल हम लोगों ने कंसीड किए हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जो बैकलाइन था वो ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन नहीं कर पाया। हम लोगों के पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज थे। पहला जो गोल हम लोगों ने कंसीड किया है बॉल को क्लियर करने का, लेकिन फिर भी ईच टाइम वी फेल टू डू दैट। और उसी के साथ हैरी मैगवायर वहां पे वेट कर रहा था बॉल की ड्रॉप होने का। मतलब अगर आप बॉल की ड्रॉप की वेट कर रहे हो वहां पे तो ऑब्वियसली बॉल ड्रॉप होने के बाद आपको फिर से उस बॉल को प्रोटेक्ट करना होता है एंड हैरी मैगवायर के पास कोई आइडिया ही नहीं था कि पीछे से प्लेयर आगे हेट मार देगा। तो वो सिचुएशन में मुझे लग रहा था कि हम लोग थोड़ा बहुत स्कूल बॉय डिफेंडिंग कर रहे थे एंड कल के मैच में स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ हैरी मैगवायर एंड कैसेमिरो की गेम बहुत ही खराब था। मतलब रूट वैन निस्टेलरॉय के अंदर जब हम लोग खेल रहे थे तो उस वक्त रूट वैन निस्टेलरॉय मिडफील्ड में उगरते एंड कैसेमिरो के साथ शुरू कर रहे थे, लेकिन रूबेन अमोरिम के अंडर ये सिस्टम में ऐसा कोई इंडिकेशन हम लोगों को नहीं मिला कि रूबेन अमोरिम कैसेमिरो को इंक्लूड करेंगे फ्यूचर में जाते हुए। तो हम लोग को पता ही था कि हम लोग कैसेमिरो को खिला रहे हैं इसलिए क्योंकि कोबी मेनू फिट नहीं था, भले ही वो बेंच पे था, लेकिन फिर भी मैच फिटनेस नहीं है अभी भी उसको, इसीलिए कल के मैच में उसको हम लोग इन्वॉल्व नहीं किए हैं। तो मिडफील्ड में कैसेमिरो एंड उगार्ते के साथ हम लोग शुरू किए थे और ऊपर हॉयलैंड था, जर्गजी था, ब्रूनो था। तो ब्रूनो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था क्योंकि क्रिएटिविटी के मामले में ब्रूनो को छोड़ के तो टीम में एज सच कुछ नहीं है, लेकिन पहले हाफ में हम लोग जैसा खेल रहे थे और उसी के साथ आपको एवर्टन को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहा है क्योंकि डेविड मॉयस आने के बाद एवर्टन 6 मैचेस अनबीटन थे और उसी के साथ गुडिसन पार्क में ये मैच था। तो इट वाज नेवर अ इजी मैच फॉर अस और उसी के साथ हम लोगों के प्लेयर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे मैचेस हारने के बाद ऑब्वियसली रॉक बॉटम हो चुके हैं। तो कॉन्फिडेंस जब डाउन होता है प्लेयर की तो सेल्फ डाउट आ जाता है, हम लोग ज्यादा टाइम लेते हैं बॉल पे, स्लो हो जाते हैं विद द बॉल विदाउट द बॉल और हम लोग ज्यादा सोचते हैं। थोड़ा बहुत जो पासेस हम लोग पहले अर्ली पिक कर सकते हैं और वो सारे जो रन्स हॉयलैंड बना रहा था उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ चीजें कल के मैच में फर्स्ट हाफ में देखने को मिल रहा था। और दूसरी तरफ जैसे कि मैं कह रहा था एवर्टन का आपको वो क्रेडिट देना हो क्योंकि एवर्टन दे वर प्रेसिंग वेरी वेरी वेल और उसी के साथ वो लोग ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे जहां पे हम लोग चोक हो जा रहे थे और उसके बाद हम लोग बॉल पोजीशन लूज कर रहे थे और वहां से एवर्टन एक ब्रेक पे चले जा रहा था। तो एवर्टन मिडफील्ड में डोमिनेट कर रहा था और उसी के साथ अगर मैं पहली हाफ की पहले 40 मिनट्स की बात करूं तो पहले 40 मिनट्स में एवर्टन हम लोगों को प्रॉपर्ली बुली किया है इस मैच में और हम लोग के पास कोई भी सवाल के जवाब नहीं था और हम लोग बहुत ज्यादा वर्नरेबल लग रहे थे डिफेंसिवली। हैरी मैगवायर स्पेशली डिलीट का भी गेम उतना अच्छा नहीं था। पहले हाफ में अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो एवर्टन वर द बेटर टीम बाई फार और उसके साथ एवर्टन के पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज थे कि पहले हाफ में भले ही हम लोग सिर्फ 2 गोल कंसीड किए थे वो आपका 3 या 4 गोल भी हो सकता था। तो इन अ वे हम लोग बच गए कि पहले हाफ में एवर्टन सिर्फ 2 ही गोल मार पाए और उसके साथ पहले हाफ में अगर कोई छोटा सा भी पॉजिटिव था तो वो आपका था पैट्रिक डोरगू क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से लग रहा था कि कुछ क्रिएट हो सकता है लेकिन आगे जाते हुए वो क्वालिटी नहीं था, भले ही हम लोग आगे जा पा रहे थे एट टाइम्स। और उसी के साथ पहले हाफ खत्म होने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैसेमिरो को शायद रूबेन अमोरिम विड्रॉ कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में हम लोग कैसेमिरो के साथ ही शुरू करते हैं। लेकिन सेकंड हाफ में हम लोग धीरे धीरे मैच में ग्रो करें और उसके साथ मैच में अपना जो कमांड है उसको एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे और उसके साथ मैच को हम लोग कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि मिडफील्ड में हम लोगों के पास लेग्स था, ब्रूनो बहुत डीप आके खेल रहा था और उसके साथ उगार्ते का जो वर्किंग रेट था सेकंड हाफ में वो भी बहुत बढ़िया था। तो एक टाइम के बाद हम लोग कैसेमिरो को सब्स्टिट्यूट करके गर्नाचो को लेके आते और उसके बाद हम लोग और भी थ्रेटनिंग लग रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से स्पेशली क्योंकि वहां पे गर्नाचो एंड डोरगू का जो गेम था वो बहुत ही बढ़िया चल रहा था और डेलो भी एट टाइम्स सेकेंड हाफ में ऊपर चल के खेल रहा था और उसके साथ क्रॉसेस डाल रहा था। तो पहले हाफ में क्रॉसेस वगैरह मिडफील्ड में कंट्रोल और उसी के साथ सेकेंड बॉल जीतना ये सारा चीज मिसिंग था। पहले हाफ में इट वाज ऑल एवर्टन लेकिन सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड
टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैच में एक चीज को लेके आप लोगों को ऑब्वियसली प्लेयर्स को क्रेडिट देना होगा, वो ये कि भले ही फर्स्ट हाफ में वी वर पैथेटिक और उसके बाद रूबेन अमोरिम हाफ टाइम में क्या कहा मुझे मालूम नहीं टू मोटिवेट दिस प्लेयर्स, लेकिन सेकंड हाफ में वो लोग पिच पे आने के बाद वो मेंटालिटी शो किया और उसके साथ एक इंटेंसिटी लाए अपने गेम में। वी वर बेटर ऑन द बॉल, हम लोग अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे गोइंग अप फ्रंट और उसी के साथ एवर्टन के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। सेकंड हाफ में हम लोग कुल मिला के वो करेज शो किए, वो कैरेक्टर शो किए कि हम लोग ये मैच में आसानी से नहीं हार मारेंगे। भले ही मैच हम लोग जीत ना पाए लेकिन मैच से हम लोग एक पॉइंट जरूर निकालेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग के पास वो मौका था, मतलब एंड में जाते हुए 2-3 हाफ चांसेस था जहां पे अगर हम लोग थोड़ा क्लिनिकल होते, थोड़ा कंपोजर दिखाते तो शायद ये मैच भी हम लोग जीत जाते। सेकंड हाफ में ऐसा एवर्टन के पास ऐसा कुछ चांसेस नहीं था, 2-3 हाफ चांसेस था फ्रॉम सेट पीसेस, लेकिन पहले हाफ में जैसे एवर्टन खेला सेकंड हाफ में बिल्कुल ही उस तरीके से एवर्टन नहीं खेल पाया और हम लोग अलाउ भी नहीं किए एवर्टन को खेलने में। तो देखिए भले ही हम लोग मैच जीते हारे, हम लोग को ये तो पता है कि हम लोग का इस सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुका है और हम लोग 10 से लेके 15 या 16 इसके अंदर ही कहीं पे फिनिश करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में। तो इसीलिए मैटर नहीं करता कि अभी आप 3 पॉइंट आपको मिला है या फिर आपको 1 पॉइंट मिला है, लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर देखो, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब वी हैव अ लॉट टू डू, क्योंकि हम लोग अभी भी एफए कप में हैं एंड यूरोपा लीग में हैं और वही 2 रास्ता है हम लोगों के लिए यूरोपियन लीग में वापस आने का। उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोच के देखो तो ये मैच में सेकेंड हाफ में जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने डिलीवर किया है उसके बाद प्लेयर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो ऑब्वियसली थोड़ा अप हो जाएगा और ऐसा एक परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में डिलीवर करने के बाद प्लेयर्स को वो बूस्ट मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो कल के मैच की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पहले हाफ में इट वाज ऑल एवर्टन एंड सेकंड हाफ में इट वाज ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो एट द एंड इट इज अ फेयर एंड स्क्वायर रिजल्ट जहां पे दोनों ही टीम पॉइंट डिजर्व करते थे और दोनों ही टीम को पॉइंट मिला। सेकेंड हाफ में ब्रूनो एंड उगार्ते दे वर ब्रिलियंट और उसी के साथ ब्रूनो का गेम सेकेंड हाफ में बहुत ही बढ़िया था, मतलब ही वर एवरीवेयर और उसी के साथ उसके पास वो विजन है, तो हर वक्त कुछ अगर क्रिएट हो रहा था तो वो इनिशिएट हो रहा था ब्रूनो के थ्रू ही। और उसी के साथ कल सेकेंड हाफ में हम लोगों को चीदो ओवी मार्टिन को भी देखने को मिला हॉयलैंड के जगह पे। गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लव टू सी दैट किड मोर इन्वॉल्व्ड इन आवर गेम प्ले। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं। और उसी के साथ अभी रियल सोसिदाद के साथ यूरोपा लीग में हम लोग का ड्रॉ हुआ है फिर से एक स्पेनिश टीम एंड आई एम नॉट सरप्राइज। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि यूरोपा लीग में कैसे रियल सोसिदाद के अगेंस्ट में खेलते हैं। हम लोग एफए कप में भी फुलहम के साथ मैच है जो कि एक इजी गेम बिल्कुल ही नहीं होने वाला, तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे वो भी अभी देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं इंग्लिश लीग में अगले वाले मैच में हम लोग क्या करते हैं। तो ये मैच में तो हम लोग बच गए कि हम लोग मैच नहीं हारे, मैच जीते भी नहीं, लेकिन ठीक है प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस के लिए एक जैसे कि मैं कह रहा था कि सेकेंड हाफ के परफॉर्मेंस के बाद प्लेयर्स को थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि मोरल बहुत लो चल रहा था, ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन जा रहा था। तो इसीलिए बीच बीच में ऐसे परफॉर्मेंस जहां पे थोड़ा बहुत फाइटिंग देखने को मिलता है फ्रॉम द टीम एंड प्लेयर्स, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैच को लेकर आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कॉमेंट करके। और इसके बाद चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं एस्टन विला वर्सेस चेल्सी जो मैच था उसको लेके। तो देखिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया मैच था जहां पे एस्टन विला ने फाइट बैक किया, मैच में कमबैक करके चेल्सी को हरा दिया। तो अभी चेल्सी के ऊपर एंड मरिस्का के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और कल के मैच में भी चेल्सी का शुरुआत अच्छा था और उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों का गेम डाउन द लाइन चला गया और उसके साथ एस्टन विला जब मैच में इक्वलाइज कर दिए तो उसके बाद लग ही रहा था कि एस्टन विला फिर से एक गोल मार देंगे एंड इवेंचुअली वो चीज हो जाता है। मार्कस रैशफोर्ड का दोनों ही एसिस्ट था, मार्कस रैशफोर्ड का, और दोनों ही गोल था आपका एसेंसियो का। लेकिन फिर भी आपको कहना होगा कि चेल्सी में जब भी कोई मैच होता है तो ज्यादा टाइम उनके गोलकीपर से कोई ना कोई गलतियां तो जरूर होता है। तो कल के मैच में भी वो गलती फिर से हम लोगों को देखने को मिला। आपको ये सवाल ही पूछना होगा अगर आप चेल्सी के फैन हो कि भले ही एंजो मैरेस्का एक नया मैनेजर है, लेकिन चेल्सी के पास जो भी प्लेयर्स हैं, सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, ये तो उनके मैनेजमेंट ही खरीद के दिए हैं एंजो मैरेस्का को। शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में इतना सारा मतलब बिलियंस खर्चा करने के बावजूद अगर आपके पास आप कह रहे हो कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है, आपको गोलकीपर चाहिए, आपको सेंटर बैक चाहिए, आपको स्ट्राइकर चाहिए, आपको मिडफील्डर्स चाहिए, तो इसका मतलब एक ही चीज होता है कि आपका जो स्क्वाड प्लानिंग है वो बहुत ही पुअर है। और उसी के साथ आप मैच में मतलब मैच को अफेक्ट कर सके ऐसे स्क्वाड प्लानिंग की जगह आप बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हो। तो यही चीज है जो कि डे बाय डे चेल्सी को और उनके मैनेजर को लेट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि भले ही बहुत सारे प्लेयर्स हों और भले ही
ट्रांसफर मार्केट में चेल्सी भर भर के पैसा खर्च किया हो, लेकिन फिर भी दे लैक क्वालिटी प्लेयर्स इन सम एरियाज, और उसी के साथ टीम में अभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं है। और उसी के साथ अगर आप हर मैच आप अच्छा शुरू करते हो लेकिन उसके बाद मैच में कुछ गलतियां हो जाता है और आप मैच हार जाते हो, तो ये एक हैबिट हो चुका है चेल्सी का और ये एक पैटर्न सा बन गया है। और अभी इस पैटर्न से और इस हैबिट से बाहर आना चेल्सी के लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और ऐसा ही अगर चलता रहे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि चेल्सी टॉप हाफ ऑफ द टेबल से धीरे धीरे करके फिर से नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए एंजो मैरेस्का के ऊपर वो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है अभी, और आगे जाते हुए यही देखने वाली बात होगी कि क्या चेल्सी इस सीजन को जैसा शुरुआत में वो लोग खेल रहे थे वैसे फुटबॉल खेल के क्या टॉप 4 सिक्योर कर पाएंगे या नहीं। तो ओवरऑल कल के मैच में क्रेडिट टू एस्टन विला कि वो लोग वो फाइटिंग स्पिरिट दिखाए मैच में, और उसी के साथ मैच से 3 पॉइंट लेके गए और चेल्सी को फिर से एक हार का सामना करना पड़ा। तो ये मैच को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या रहा है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग